नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ का जो मार्केट की टाइमिंग है वो क्या है और इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, क्या आप खुद से शेयर मार्केट कर सकते हैं क्या। तो इस टाइप के जो बेसिक कॉमन पॉइंट हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा जिससे आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोला हूँ कि इस चैनल का पर्पज ये है कि भाई जो मेरे पास 6-7 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करना है। तो आप सब लोग बस यही है कि चैनल से आप जुड़े रहो और ये चैनल को लोगों तक पहुंचाओ। जो लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा तो उनको इससे बेनिफिट ही होगा। तो अभी ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख के रखा है कि व्हाट इज शेयर मार्केट। तो दोस्तों शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट का देखो ये है कि हमारे इंडिया में क्या है कि जब शुरू में लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और उन बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस और आगे बढ़ाने थे, उनको अगर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना है तो उनको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो कैसे कैपिटल को कलेक्ट करेंगे। या फिर दूसरा एंगल ये है कि सपोज करो कि आपको लग रहा था कि ये बिजनेस अच्छा है और इस बिजनेस में आप वो बिजनेस अगर खुद से आप नहीं कर पाओगे, आपके पास अगर टाइम नहीं है या आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप कैसे उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। तो बेसिकली देखो दो तरीके से यहाँ पे नीड हुई। एक है यहाँ पे बायर और एक है सेलर। मान लो मेरी कंपनी है और थोड़ी देर के लिए मान लो मैं बात कर लेता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, सपोज करो कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिलायंस अपना हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके अभी 3 मेन बिजनेस सेगमेंट है। जैसे कि उसका एक है कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, दूसरा उसका अपना रिलायंस जियो का बिजनेस है जिसमें वो मोबाइल के नेटवर्क टावर ये सब प्रोवाइड करती है ना। और तीसरा है उसका कि वो जो है रिलायंस रिटेलिंग में है जहाँ पे आप डेली यूजेज के जो है चीज़ों को ले सकते हैं। तो सपोज करो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी अगर आज वैल्यूएशन मान लो थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँ कि 100 रुपये है और उसको अगर ये लग रहा है कि उसने मान लो 100 रुपये की उसकी वैल्यूएशन है और उसने मार्केट से 20 रुपये का लोन लिया है। तो अब उसको क्या होगा कि उस कंपनी की जो प्रॉफिट आएगी उस प्रॉफिट से उसको उसने जो बैंक से 20 रुपये का लोन लिया है तो उसको उसी प्रॉफिट से लोन चुकाना होगा, है ना। तो कुछ कंपनी क्या करती हैं कि जो है लोन को चुकाने के लिए, अगर मान लो मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट तो इतना आ रहा है लेकिन मैक्सिमम मैं तो लोन में ही दे देता हूँ, तो फिर लोग सोचते हैं कि यार इससे अच्छा है कि मैं अपनी कंपनी की जो मेरी 100% की हिस्सेदारी है उसको मैं थोड़ा सा किसी को 5% 10% अपनी कंपनी बेच देता हूँ और उससे जो मेरी कंपनी में पैसा आएगा वो कंपनी में का पैसा मैं बैंक को दे दूं। तो जब अगर मैं बैंक को वो पैसा दे दिया तो मुझे बैंक को लोन चुकाने का झंझट खत्म हो गया। तो एक तो रिक्वायरमेंट देखो ये है कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराने का। और दूसरा देखो रिक्वायरमेंट एक और भी आता है कि सपोज करो कि मेरी 100 रुपये की कंपनी की अभी वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है और मुझे लगता है कि ये जो अपना मार्केट है इंडिया का, सपोज करो कि मेरे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और मैंने ऑलरेडी बैंकों से 20 रुपये का लोन ले लिया है। तो मुझे अभी लगता है कि नहीं यार मैंने लोन तो बैंकों से ले लिया लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है तो मुझे अभी और बैंकों से कैसे तो पैसा मिल नहीं सकता। तो मैं अगर मुझे और पैसा चाहिए तो मैं क्या करूँगा। मैं बैंक का तो 20 रुपये लिया ही हूँ लेकिन मैं सोचूंगा कि जो मेरी हिस्सेदारी है उसको मैं कुछ और लोगों में अपने से जो है अपने अंदर मिला लेता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे उसके बदले वो पैसे देंगे और उस पैसे को मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो उनमें डिवाइड कर देंगे, बैंक को इंटरेस्ट भी दे देंगे और जो हमारे हिस्सेदार होंगे वो अपना बराबर बराबर का प्रॉफिट ले लेंगे। सपोज करो कि मेरे 100 रुपये की कंपनी है और उसमें मेरी 100% की हिस्सेदारी है। मान लो उसमें मैंने 20 रुपये का लोन लिया है। अब अगर मैंने 100% की हिस्सेदारी में मैंने दो और ऐसे बायर को ढूंढ लिया जो 25-25% की हिस्सेदारी ले लिए, तो क्या हो गया मेरे पास मेरी अब कंपनी में हिस्सेदारी जो है 50 रुपए की रह गई
25-25 जो रुपए के 2 हिस्सेदार आ गए। तो अब कंपनी में सपोज करो कि जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो नेक्स्ट ईयर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए में क्या होगा कि पहले हम लोग मिलके 100 रुपए के प्रॉफिट को 20 रुपए जो है बैंक को दे देंगे, क्योंकि 20 रुपए का अगर हमने लोगों ने उससे लोन लिया है तो 20 रुपए का हमने उसको आइदर अगर पूरा लोन चुकाना होगा तो 20 रुपए का लोन दे देंगे, चुका देंगे। अगर हमें लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट कॉस्ट 20 रुपए आया है उस साल का, तो हम उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में 20 रुपए दे देंगे। अब बाकी के जो 100 रुपए में 20 रुपए हमने निकाल लिए तो बचे 80 रुपए। उस 80 रुपए में से क्योंकि मेरी हिस्सेदारी 50% की है, तो मैं 80 रुपए का 50% 40 रुपए होता है, तो 40 रुपए मैं ले लिया, और बाकी के जो 40 है उसमें दो लोग जो 25-25% के हिस्सेदार हैं, तो उनको मैं 20-20 रुपए दे दिया, है ना। तो 50 रुपए 40 रुपए मेरे हो गए और 20-20 रुपए उनके हो गए, तो 80 रुपए टोटल हो गए। और 20 रुपए हमने बैंक के चाहे लोन मान लो कि मैंने चुकता कर दिया उसका, या फिर अगर उसका इंटरेस्ट कॉस्ट 20 रुपया था तो मैंने उसके फॉर्म में उसको जो है इंटरेस्ट उस साल का चुका दिया। तो ऐसे बिजनेस आगे बढ़ते रहते हैं। तो बेसिकली अब क्या होता है कि अगर कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना होता है तो उसके अपने यहाँ पे कैसे उसको कंट्रोल कौन करेगा कि भाई अगर कंपनी ने मेरा पैसा ले लिया है तो वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। सेफ, देखो सेफ का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा जो लगाए वो सेफ है, बट क्या वो ठीक तरीके से मतलब रेगुलेट होना चाहिए। मतलब कंपनी जिस जिस जो काम बोल के आपसे ले रही है वो काम वहाँ हो रहा है कि नहीं। और अगर वो काम में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस हो गया तो आपको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके हिस्सेदार हो गए हो। तो बेसिकली शेयर मार्केट यही है कि जहाँ पे जो है बायर और सेलर दोनों को मिलाने का काम अपने यहाँ पे जो दो एक्सचेंज हैं जिसको हम लोग एनएससी है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे दो अपने इंडिया में प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर हर समय अवेलेबल रहते हैं। हर समय का मतलब जब मार्केट का टाइमिंग होता है उस टाइम पे बायर भी रहते हैं और सेलर भी रहते हैं। तो अगर अब बायर कौन हो सकता है, बायर तो आम पब्लिक भी हो सकता है और प्रमोटर खुद भी हो सकता है। सेलर कौन होते हैं, सेलर आम पब्लिक भी हो सकती है और प्रमोटर भी हो सकता है। इनिशियली देखो जब अगर कोई कंपनी है, मान लो जैसे अभी आप लोगों को रिसेंट में अगर मैं कोई कंपनी की बात करूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी रिसेंट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, तो उस समय मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं तो उस समय अगर वो कंपनी की ओनरशिप देखो बजाज हाउसिंग के पास है, लेकिन अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को जो है मार्केट से पैसा लेना है तो वो कंपनी पहले जाएगी और एनएससी और बीएससी दोनों में भी वो अपने को लिस्ट करा सकती है, या किसी एक में भी जहां उसकी इच्छा हो अपने को लिस्ट करा सकती है। तो वो जब वहां पर अपने को लिस्ट कराएगी तो उसको अपनी हिस्सेदारी वहां बताना पड़ेगा। सपोज अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं तो सपोज उसके पास 100% की हिस्सेदारी है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, तो वो बोलेगी कि मैं अपनी हिस्सेदारी का जो 25% मैं बेचना चाहती हूँ। तो वो जाएगी एनएससी में और अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगी, और जो उसके फॉर्मेलिटी होंगी रेगुलेशन की वो एनएससी चेक करेगा, ठीक है। तो उसको चेक करने के बाद वो कंपनी पब्लिकली लिस्ट होगी, और जो जो लोगों को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है वो लोग जाएंगे, और एक आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, तो उस समय भी आप जाके वो शेयर खरीद सकते हो या फिर वो जब कंपनी लिस्ट हो जाए तो भी आप जाके वो शेयर खरीद सकते हो। तो बेसिकली शेयर मार्केट यही है कि जहाँ पे आपको बायर और सेलर दोनों अवेलेबल हों। अगर मैं इसको दूसरे एग्जांपल के तरीके से बोलूँ कि देखो जैसे हम लोग अपने अपने घरों में कभी कभी क्या है कि जिनके यहाँ खेती होती है या कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, तो आपको अगर कुछ भी काम करोगे बनाओगे तो आपको सेल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप घर में अपने गेहूं चावल अगर आप उगाते हो, तो जब आपकी फसल पक जाती है तो आप क्या करोगे, आपको जितना उस समय के लिए आपको गेहूं चावल की जरूरत होती है वो आप अपने यहाँ पे रख लेते हो, और जो आपको लगता है कि ये मेरी एक्सेस क्वांटिटी है जिसको मुझे अभी जरूरत नहीं है तो आप उसको बेचते हो। तो बेचने के लिए आप क्या करते हो, आपके अगर छोटे छोटे गाँव में देखो वहाँ बया होते हैं, तो वो बया आपको आप बया से आप बोल दो कि भाई मेरे को इतना जो है गेहूं बेचना है, और भैया जब मार्केट में जाएगा तो वहाँ पे जो वहाँ के जो लोकल बाजारें होती हैं वहाँ पे देख सेलर उनसे बात करता है कि भाई मेरे पास 5 कुंटल गेहूँ है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ। तो सेलर बोलेगा कि भाई अभी मैं इसको इस रेट में लेना चाहूँगा। तो वो भैया आके बायर को बताता है कि भाई अभी एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि आज गेहूँ का अगर भाव 5,000 रुपये कुंटल है,
तो वो आके बोलेगा कि भाई इसे जो बायर है वो 5,000 कुंटल गेहूं मांग रहा है। तो अगर सेलर है उसको लगेगा कि चलो ठीक है, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो 5,000 में दे देगा। अगर उसको लगे कि नहीं, ये तो यार 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, अभी डिमांड बढ़ सकती है, या सेलर अभी कम में बोल रहा है, तो बोलेगा मैं अभी नहीं बेचूंगा, या मैं 5,200 रुपये कुंटल बेचूंगा। तो यहाँ पे जैसे बया आपको दोनों का मिलाने का काम करता है, बायर और सेलर का, सेम काम यहाँ पे अपना जो एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है वो करते हैं, कि वो एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, बायर भी वहाँ जाता है, सेलर भी वहाँ जाता है, और वो आपस में एक भाव सेट करते हैं। अगर सेलर बोलेगा कि मैं इस रेट में बेचूंगा, तो बायर को पसंद होगा तो बायर ले लेगा। अगर बायर बोलेगा कि मैं इस रेट में खरीदूंगा, तो सेलर को अगर पसंद होगा तो वो उस रेट में सेल करेगा। तो शेयर मार्केट बेसिकली यही है। दूसरा आप लोगों को मैं बोलना चाह रहा था, जैसे दूसरा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, व्हाट इज शेयर मार्केट टाइमिंग इन इंडिया। तो अपने इंडिया में जो शेयर मार्केट का देखो टाइमिंग है, तो शेयर मार्केट नॉर्मली 9 बजे से ओपन होता है और 3:30 बजे जो है क्लोज हो जाता है। बेसिकली क्लोज तो 4 बजे होता है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए ये मार्केट 9:15 में आप पहला ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। और जैसे ही 3:30 हुआ, 3:30 के पहले ही आपको सौदे अपने बंद करने हैं। तो बेसिकली 9:15 से 3:30 का अपने यहाँ पे इंडिया में मंडे टू फ्राइडे आप मार्केट टाइमिंग रहता है। उसके अलावा जिस दिन कोई नेशनल हॉलीडे होगा तो उस दिन वो मार्केट बंद रहता है। तो ये बेसिक टाइमिंग है यहाँ पे। थर्ड अपना क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के देखो बेनिफिट क्या है। तो शेयर मार्केट के बेनिफिट तो ये है कि जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में क्या है कि आप तो एक तो क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात करूं कि आप अपने यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब आपके पास कौन सा बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि आप अपने यहाँ पे ईंट का एक भट्ठा लगाए हैं जहाँ पे आप ईंट बनाते हैं। तो ईंट का भट्ठा बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें देखो आपके पूरे कैपिटल लगी हुई है ना। और उसको अगर आज की डेट में किया जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए लगता है। तो आप 1 करोड़ रुपए लगा के एक ही बिजनेस आप कर पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर शेयर मार्केट का बेनिफिट क्या है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपको लगता है कि यार मेरे को जो है पेट्रोकेमिकल का बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से 5 लाख रुपए रिलायंस में लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे जो है मारुति जो व्हीकल बनाती है, कार वार आपको लगता है कि ये बिजनेस अच्छा है, तो आप 5 लाख वहां पे भी लगा सकते हो। दूसरा आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा बहुत पैसा लोन बांटने में भी जो है लगाना चाहिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रॉफिट आता है, तो आप थोड़ा शेयर बजाज फाइनेंस के भी 5 लाख वहां पे भी लगा सकते हो। तो मतलब इस तरीके से आप अपने पैसे को मल्टीपल वे जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज पर योर चॉइस। मतलब अगर आप इवन शेयर मार्केट में तो कुछ कुछ कंपनियां हैं कि जिनके शेयरों के प्राइस 1 रुपए से भी कम है। तो इवन अगर आपके पास 1 रुपए भी है तो आप कोई भी शेयर खरीद सकते हो। तो बेनिफिट तो इसका ये हुआ कि आप मतलब बहुत कम पैसे में किसी भी कंपनी की आप जो है हिस्सेदारी आप ले सकते हो। और दूसरा एक तो ये कम पैसे हैं, और अगर आपके पास बहुत भी ज़्यादा पैसे हैं तो आप मतलब किसी भी बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा जितना आपकी इच्छा हो उतना आप उसमें जो है होल्डिंग बढ़ा सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे कंपनियां ऐसी हैं कि जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ रुपए है। तो आपके पास अगर 50 करोड़ रुपए है तो आप उस कंपनी में इवन 100% के भी आप होल्डिंग ले सकते हो। तो इसके बेनिफिट यही है कि आप एक तो देखो आपको आज़ादी मिलती है कि आप 1 करोड़ रुपए को चाहे एक जगह लगा दो, 10 जगह लगा दो, 100 जगह लगा दो, वो आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलता है। दूसरा देखो फ्रीडम ये मिलता है कि आपको बिजनेस चूज करने को मिलता है। आपके पास एक ही रुपए है तो आप उसको मतलब एक एक जो 20-20 पैसे के हैं उन शेयरों में भी आप लगा सकते हो। तो मतलब आपको फ्रीडम कितना है कि आप इवन आप 1 रुपए में भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। हालांकि 1 रुपए की इन्वेस्टिंग करने से आपको कमाने कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 रुपया अगर 5 साल 2 साल में या 1 महीने में डबल हुआ तो आपके 2 रुपए होंगे। तो आज के डेट में 2 रुपए में कुछ होता नहीं है। तो बेनिफिट तो यही है कि देखो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो जो बिजनेस आपको लग रहे हैं कि ये अच्छे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि कपड़े का बिजनेस अच्छा है,
तो आप जाके किलर का जो KKCL है आप उसको मतलब कंपनी खरीद सकते हो। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ज्वेलरी की डिमांड बहुत अच्छी आने वाली है और आपको कोई इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप टाइटन के शेयर खरीद सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मारुति की गाड़ियां कम बिक रही हैं इस समय, टाटा का ज़्यादा जो है क्रेज आ रहा है, तो आप मारुति के शेयर इमीडिएट बेच सकते हो और टाटा के शेयर खरीद सकते हो। तो एक तो बेनिफिट ये हुआ कि आप 1 करोड़ रुपए में एक बिजनेस की जगह पे आप 10 टाइप के बिजनेस चूज कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपको सपोज करो कि एक बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा, मान लो मैंने एक जूते चप्पल की दुकान खोली और उसमें मेरे को 10 लाख, सपोज करो कि मैंने 10 लाख में वो दुकान खोली, अब वो मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को अगर वो बिजनेस हटाना है तो मेरे को 6 महीना हो सकता है वेट करना पड़ेगा भाई, जितना मैं और नया माल तो नहीं लाऊंगा जूते चप्पल के, लेकिन जब जो पुराना माल है मैं सोचूंगा भाई ये जल्द जब बिक जाएगा तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ये कंपनी का शेयर अच्छे नहीं लग रहे, तो जैसे ही अगले दिन मार्केट 9:15 में जो है खुले, आप उस दिन पूरी कंपनी के शेयर आप बेच सकते हो, 1 सेकंड में बिक जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब बायर और सेलर तो हर समय अवेलेबल है 9:15 से 30:30। और दूसरा है कि आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें खरीद सकते हैं और कितनी भी छोटी क्वांटिटी में भी चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं, तो एक ये आज़ादी हुआ। तीसरा ये हुआ कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया या फिर ये कंपनी मुझे अच्छी नहीं लग रही, आपका माइंड चेंज हो गया, तो आप तो वो कंपनी के शेयर इमीडिएट बेच दोगे। तो इस टाइप के मतलब मल्टीपल बेनिफिट हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद है कि हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। तो देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको कोई बैंक है, बैंक में आपको अगर पैसा जमा करना है या फिर बैंक से आपको लोन लेना है, तो आपको क्या करना होता है? वहाँ पे जाके आपको एक अकाउंट खुलाना होता है। तो उसी तरीके आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जो आज की डेट में बड़ी इजी है। आप ऑनलाइन जाके खुलवा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, तो ये भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं। और कुछ अपने अदर डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं जो कम चार्ज लेते हैं, जैसे जीरोधा है, एंजल है। तो यहाँ पे भी आप जाके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जब आपके पास डीमैट अकाउंट खुल गया, आज की डेट में तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो फ्री में डीमैट अकाउंट खोल देते हैं। आपका डीमैट अकाउंट खुल गया और आप जाके वहाँ पे आपको उसमें अपने पैसे डालने हैं और जितने भी पैसे के आपको शेयर खरीदने उतने पैसे अपने डीमैट अकाउंट में डालो और आपके जो है शेयर उतने के खरीद जाएंगे। और जैसा कि आज की डेट में शेयर खरीदना और बेचना बहुत ईजी है। कोई कोई तो जो ब्रोकरेज है वो 10 रुपया लेता है पर ट्रेड का, कोई 20 रुपया लेता है, तो मतलब इतने कम चार्ज में आप उस कंपनी के ओनर बन सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि हु कैन इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। तो देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की तो बड़ी आज़ादी है। इसमें मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आप अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं कि सब कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर आपको दवा खाना खोलना है, तो दवा खाना खोलना है तो आप खुद से, अगर आपने बी फार्मा नहीं की हो तो शायद आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हो, है ना। या अगर आपके पास कोई लैब की डिग्री नहीं है तो शायद आप तो कोई केमिकल का बिजनेस नहीं कर सकते हो। या ये जो यूरिया है, DAP है, इस टाइप के बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास वो होनी चाहिए। या फिर कोई गवर्नमेंट से आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या इस टाइप की चीज़ों में एलिजिबल होते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत आज़ादी है। आपके पास केवल डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप सेबी या NSE के द्वारा मतलब बैन नहीं किए गए हो, तो आप अपने नाम पे कभी भी कोई भी शेयर किसी मतलब किसी भी दिन 9:15 से लेके और 3:30 के बीच में खरीद मिल सकते हैं। तो ये सभी के लिए मतलब आज़ादी है। हाँ, ये है कि शायद ये जो अंडर एज वाले बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगा। वो भी एक बार आप लोगों को देख लेना होगा खुद से, क्योंकि मैंने उसके बारे में नहीं देखा कि भाई अंडर एज वाले बच्चे मतलब उनका अकाउंट ओपन हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो वो एक बार खुद से देख लें।
अदरवाइज मतलब 18 ईयर के वक्त तो कोई भी कभी भी डीमैट अकाउंट खुलवा के और खरीद सकता है। वो ये नहीं देखता कि आप के ऊपर कोई पुलिस का केस है तो आप शेयर नहीं खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो। आप चोर हो और तो भी आप ये शेयर खरीद सकते हो। तो मतलब ये बेसिकली ये नहीं देखता है कि आप चोर हो, डाकू हो या लॉयर हो, डॉक्टर हो। इसमें मतलब कोई भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट आर द रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। तो ये सबसे बड़ा जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है 6 नंबर कि स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या है। तो रिस्क तो देखो फ्रेंड्स यहाँ बहुत है। मतलब जितने भी आपके दूसरे बिजनेसेस हैं तो देखो रिस्क तो सभी में है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूँ कि अपने यहाँ पे सबसे सेफ रिटर्न प्रॉपर्टी का माना जाता है कि अगर आप लोग कहीं प्लॉट ले लिए तो या जमीन ले लिए तो वो सबसे अच्छा रिटर्न माना जाता है कि भाई इसमें गारंटी में आपका पैसा बनेगा। तो बात तो सही है, वहाँ पैसा बनता है। हो सकता है कहीं कहीं 3 साल में डबल हो जाता है, कहीं 5 साल में होता है, कहीं 10 साल में होता है, बट वहाँ पैसा बनता है। लेकिन वहाँ का रिस्क क्या है कि अब सपोज करो कि आपने कहीं प्लाट खरीदा और वहाँ से आप अगर 6 महीना या 2 साल नहीं गए तो आपको पता चलता है कि यार वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया। मतलब कोई उधर का जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसके पास बहुत सारी पावर है या फिर बहुत सारा मतलब उस एरिया का दबंग आदमी है तो आपको प्लाट कब्जा कर लेता है। अब आप उसको उसके पीछे लगे रहते हो कि यार मेरा प्लाट दे दो, आप कोर्ट कचहरी करते हो। तो देखो जब इस टाइप के रिस्क वहाँ पे भी है तो फिर ये तो शेयर मार्केट है, ये सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है इसको। तो इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे रिस्क यही है कि आपने अगर आपको बिजनेस की एनालिसिस नहीं है और आपने गलत टाइम पे शेयर खरीद लिया तो अगर आपका शेयर का भाव गिरने लगा तो फिर क्या होगा कि आपके जो पैसे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। या फिर उनकी सपोज आपने 1 करोड़ लगाया और आपके लेने के बाद वो कंपनी 70% गिर गई तो आपके 1 करोड़ की वैल्यू उस समय कुल 30 लाख रहेगी। तो रिस्क देखो यहाँ पे यही है कि एक तो आपको कंपनी के बारे में मतलब नॉलेज होना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये ग्लोबली बहुत कनेक्टेड है। जैसे अपने इंडिया में अगर आप नॉर्मल जूते चप्पल की दुकान खोले हो या फिर लोहे की दुकान खोले हो या कुछ भी इस टाइप का बिजनेस करते हो तो उनमें उतना बड़ा रिस्क नहीं है। मतलब रिस्क तो उसमें भी है कि अगर आपने लोहे की दुकान खोला, पता लगा आप घर चले आए और रात में चोर ने आपके लोहे के सामान को पार कर दिया। या फिर आपने जूते चप्पल की दुकान खोली है, अब रात में कोई गया शटर खोल के आपके जूते चप्पल लेके भर गया। मतलब चोरों के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क जैसे दूसरे बिजनेस में इसमें भी है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें इमीडिएट होता है। बाकी चीज़ों में रिस्क या भाव उतने तेजी से नहीं गिरते, लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी का रिजल्ट खराब आ गया तो एक ही दिन में हो सकता है कि शेयर 20% गिर जाए या 2 दिन में हो सकता है 40% गिर जाए। बाकी बिजनेसेस में क्या होता है कि अगर कोई 100 रुपए का माल है, थोड़ा बहुत इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइस अप और डाउन हुए तो 2%, 3%, 5% की इर्द गिर्द मूव करते हैं नॉर्मली। बट यहाँ पे जो मार्केट है वो थोड़ा सा भी मतलब आपको छोड़ेगी नहीं। अगर उसको कंपनी का रिजल्ट खराब आ गया तो 20-30% आपके शेयर गिर जाएंगे। अगर कंपनी के जो ओनर हैं या प्रमोटर है वो फ्रॉड कर दिया तो हो सकता है कि वो कंपनी मतलब 3-4 दिन के अंदर 80% भी गिर सकती है। तो इस टाइप के यहाँ पे रिस्क हैं। और एक रिस्क ये भी है कि देखो प्रमोटर के बारे में आपको पता नहीं है, जो जो कंपनी का ओनर है वो सही है या गलत है, उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो इस टाइप के आपको मतलब रिस्क हैं। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत सेंसिटिव है। लेकिन हाँ, जिस इस बिजनेस में रिस्क है, बट अगर आपको स्टॉक की एनालिसिस करना आता है और आप बिजनेस को समझते हो तो सबसे ज़्यादा गेन जितने भी असेट हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी की बात कर लो या फिर आप जो है मैं बोलूँगा कि आप चाहे गोल्ड ज्वेलरी खरीद के रख लिए हो, उन सबको शेयर मार्केट बीट करता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। मतलब सपोज करो कि आपने अगर 1-1 रुपए का, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बोलूँ कि आज के दिन में अगर आप 100 रुपए का सोना खरीद लेते हो, 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हो और 100 रुपए की आप जो है कोई अच्छी कंपनी खरीद लिया, या फिर अगर आप अच्छी कंपनी आपको पता नहीं तो आपने अगर एनएससी का जो इंडेक्स है उसको ही खरीद लिया, तो अगर आप मतलब 20 साल बाद देखोगे तो हो सकता है कि गोल्ड जो है 100 से 200 होगा।
आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है 100 से 300 होगी, बट ये जो आपने शेयर में पैसे लगाया है वो हो सकता है 20 साल बाद 100 का 300 हो सकता है, 400 भी हो सकता है, तो रिटर्न के मामले में सबसे आगे होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि कैन वी इन्वेस्ट बाय ओन एनालिसिस, कि अगर मैं क्या खुद से कोई शेयर खरीद सकता हूँ, तो यस, आप खुद से जरूर शेयर खरीद सकते हो अगर आपको उस शेयर के बारे में पता है कि इस कंपनी, ये कंपनी अच्छी है। और देखो, शेयर खरीदने के पहले मेन 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा शेयर खरीदना है, मैं कौन सा शेयर खरीदूं, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि मैं कब खरीदूं, कौन सा शेयर खरीदूं और कब खरीदूं, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं कब शेयर बेच दूं। और चौथा क्वेश्चन है कि मैं क्यों बेच दूं। ये 4 अगर आपको क्वेश्चन पता चल जाए और इनके बारे में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, तो आप जरूर खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले इसके बारे में पढ़ो और इसके बारे में सीखो, समझो। और मैं बोलूँगा कि नॉर्मली देखो क्या होता है कि जो टीवी पे देख के आप कोई शेयर जल्दी ना लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब आपको कुछ बोल के तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब वो शेयर गिर जाएगा तो आपको बाद में मिलेगा नहीं। तो इस चैनल का पर्पज यही है, यहाँ पे मैं कुछ शेयरों को आप लोगों से शेयर करता हूँ अपनी एनालिसिस। इस चैनल का मोटो ये है कि जिनको शेयरों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं 6-8 साल से इसमें थोड़ा बहुत अपनी जो स्टडी करता रहा हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ, लर्न किया हूँ, तो उसके बेस पे अभी मैं शेयर निकालता हूँ और उसको मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। ये चैनल में उन जो शेयरों की मैं आपसे बात करूँगा उनके मैं जो टाइम और जो टारगेट दिए हैं, जब तक वो अचीव नहीं हो जाते हैं तब तक वो शेयर हमारी लिस्ट में रहेगा और हम लोग उसको वीकली या मंथली बेसिस में 1 से 2 बार जरूर रिव्यू करते रहेंगे। तो यही मेरा आपको आज वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिले। और मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को मैं समझा पाया। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मार्केट रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे कमेंट में बताएं या फिर आप जो है कमेंट करके मुझे लिखें, तो मैं उन कमेंट के बेसिस पे आपके क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में इतना ही। बाकी मैं फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, ये चैनल आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे मैं जिन जिन शेयरों की बात करता हूँ उन शेयरों को मैं बहुत ही माइन्यूटली उनकी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, उनको चार्ट के हिसाब से देखता हूँ। और इसके बाद अभी ग्लोबली क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में थोड़ा न्यूज़ पढ़ना, समझना, सुनना। अपने इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं उनको समझना, देखना। तो उसके बाद ही मैं वहाँ पे आप लोगों को बोलता हूँ। उसके बाद भी अगर मैं आपसे 10 शेयरों की बात करूँगा तो 10 के 10 इमीडिएट बढ़ेंगे नहीं, 5-6 होंगे जो ऊपर जाएंगे, 3-4 होंगे जो वहीं पे रहेंगे और 2-3 ऐसे होंगे जो नीचे जाएंगे। बट आपको स्टॉप लॉस बताया जाता है, उस स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही आप अपने मतलब शेयर को खरीद सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों को डिस्क्लेमर देना कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो जिन जिन शेयरों की मैं बात करता हूँ उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार उनसे जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि वो आपके बहुत ही क्लोज हैं। देखो, मेरे तो मन में जो मैंने आया एनालिसिस किया वो मैंने आपसे बोला, बट अगर आप उनसे बात करेंगे तो शायद वो आपको और कुछ डीप इनसाइट दें जो मुझे पता ना हो, क्योंकि मार्केट बहुत ब्रॉड है और हर बिजनेस की अपनी जो है रिस्क एपिटाइट होती है। तो इन चीज़ों को आप मतलब समझें, देखें। और ये चैनल का पर्पज ही यही है कि इसमें जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और फिर भी वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो जो लोग मार्केट में नए हैं या जिनको नॉलेज नहीं है वो इस चैनल को जरूर देखें। जो लोग एक्सपर्ट हैं तो उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो अगर वो फिर भी इस चैनल को सुनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उनका ऑलरेडी उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल को आप दूसरों तक जरूर पहुँचाएं।
जिससे सब लोग थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में समझे, जाने और गुड स्टॉक में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।